हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 6 अपन स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड हेड वगैरह वगैरह के बारे में मैंने आपको बता लास्ट में बताया था। 3 रीजन है, फार इंफ्रारेड या एक्सट्रीम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और यूवी एंड विजिबल रेंज। तो वहाँ पे अपने को 3 प्रकार के एनर्जी लेवल से एनर्जी स्टेट्स प्राप्त होती है। रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स अपने को प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है अभी जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है दृढ़ घूर्णी। दृढ़ घूर्णी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड रोटर और रिजिड रोटेटर, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। रिजिड रोटर या रिजिड रोटेटर एक ही बात है, इसको कुछ भी बोल लो। तो रिजिड रोटेटर या इसको रिजिड रोटर भी बोल सकते हैं, रोटे या रोटर। ठीक है, तो होता क्या है रिजिड रोटेटर अपने का, इससे जो मतलब है वो है आपका घूर्णन ऊर्जा स्टेट्स, जो घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं हैं, ऊर्जा स्तर हैं, उनसे इस रिजिड रोटेटर का लेना देना है। यानी कि आपका फार इंफ्रारेड रीजन है, उसमें अपन बात करेंगे इस दृढ़ घूर्णी के बारे में। तो क्या है कि आपके पास एक डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि द्विपरमाणुक अणु, ऐसा अणु जिसमें केवल 2 अणु है। लाइक आपका एक HCl हो गया, इसमें क्या होता है H + NCl- होता है। तो एक परमाणु H है, एक परमाणु Cl है। तो द्विपरमाणुक अणु में क्या होता है कि जो दोनों परमाणु हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रहते हैं। एक दूसरे से क्या रहते हैं, निश्चित दूरी पर रहते हैं। और इस निश्चित दूरी को क्या बोलते हैं अपन, बैंड लंबाई या बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, वो बात अलग, उसके बारे में अपन आगे चर्चा कर लेंगे। तो दोनों परमाणुओं के बीच में निश्चित दूरी रहती है और ये कैसी आकृति का निर्माण करते हैं, एक डंबल आकृति का निर्माण करते हैं। कि डंबल एक नेचर है, उसकी आकृति का निर्माण करते हैं। तो दोनों परमाणु है निश्चित। लाइक आपका एक परमाणु तो है ये, जिसका मास कितना मान लिया मैंने, m1, द्रव्यमान m1। एक परमाणु क्या मान लिया, m2, और दोनों कितनी दूरी पे है, निश्चित दूरी r पे है। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 परमाणु है m1 और m2, दोनों के बीच में निश्चित दूरी है r। और कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डंबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक ऐसी। ठीक है, तो अगर जो दोनों परमाणु डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसमें जो घूर्णन है, घूर्णन देखो ये एक परमाणु मान लो, ये एक दूसरा परमाणु मान लो, तो घूर्णन कैसे हो सकता है, ये दोनों वाली रेखाओं के सापेक्ष हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता। और एक कैसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर घूर्णन दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली, ठीक है, दोनों परमाणुओं को क्या मान रहा हूं मैं, पॉइंट परमाणु मान रहा हूं, बिल्कुल द्रव्यमान बिंदु परमाणु मान रहा हूं। तो यदि जो घूर्णन है दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली निश्चित दूरी के सापेक्ष हो, इसके सापेक्ष हो, तो जो घूर्णन है वो इतना महत्वपूर्ण अपन नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी लगभग ये आपका मिलाने वाली रेखा है, तो इसके सापेक्ष जो घूर्णन है ऐसे वाला, भाई ये लाइन है तो इसके सापेक्ष घूर्णन कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये अपन फायदा नहीं करेगा अपने को। तो क्या है अब, लेकिन जो घूर्णन है दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली जो निश्चित दूरी है उसके सापेक्ष यदि कोई आपका लंबवत अक्ष है और इनके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है,
ऐसा अक्ष जो इस निश्चित दूरी के लंबवत हो और द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हो। अगर इसके सापेक्ष घूर्णन हो तो ऐसा घूर्णन क्या करेगा, इम्पोर्टेंस रखेगा। ठीक है, ऐसा घूर्णन क्या करेगा, इम्पोर्टेंस रखेगा। तो अगर मेरे को रिजिड रोटेटर की वो देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो ऐसा द्विपरमाणविक अणु, ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसका घूर्णन दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली निश्चित रेखा के लंबवत अक्ष तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा के क्या हो, सापेक्ष घूर्णन हो, तो ऐसा जो परमाणु अणु है वो क्या कहलाता है, आपका रिजिड रोटेटर कहलाता है। ठीक है, तो रिजिड रोटेटर की डेफिनेशन बनाना पता लग गया ना। घूर्णन यदि दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा के क्या हो, सापेक्ष हो, तो ऐसा क्या होगा, आपको जो अणु है वो क्या हो जाएगा, आपका रिजिड रोटेटर कहलाएगा। ठीक है, तो घूर्णन कर रहा है तो ये प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका ऐसा जो घूर्णन ये अणु है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाएगा, रिजिड रोटेटर या दृढ़ घूर्णक। तो M1 और M2, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो सपोज करना, रटना नहीं है, तो आपके पास एक M1 है, एक आपके पास M2 है, ठीक है, दोनों को मिलाने वाली रेखा की दूरी कितनी है, R है। सपोज करना है इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से गुजर रही है ये, और ये घूर्णन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक अक्ष के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, सपोज करना इस द्रव्यमान केंद्र से M1 की दूरी कितनी है, R1 है, M2 की दूरी कितनी है, R2 है। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा ले, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये इस प्रकार से घूम रहा है, ये इस प्रकार से, और दोनों इस अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जहाँ R1 प्लस R2 क्या है, आपकी एक कांस्टेंट है जो कि क्या है, R। देखो ये R1 है, ये R2 है, और अपन जानते हैं M1 M2 के बीच की दूरी कितनी है, R। ठीक है, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अपन जानते हैं किससे, फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी, क्या कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस परमाणु का और इस परमाणु का दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। द्रव्यमान केंद्र से M1 तथा M2 द्रव्यमान के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या इनर्शिया है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और M1 R1 इक्वल टू क्या होता है, M2 R2 होता है। ठीक है, R1 प्लस R2 तो क्या है, आपका R के इक्वल है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी से क्या है, M1 R1 इक्वल टू क्या है, M2 R2 है, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी है, M2 R2 अपॉन M1। तो यहाँ से इसको वैल्यू को पुट करो, क्या है, अगर मैं इसको देखो, इसको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ से R1 कितना है आपका, M2 R2 ओवर M1। तो इसमें रखा इक्वेशन 1 में क्या आ गया, M2 R2 ओवर M1 प्लस R2 इक्वल टू R, और M2 R2 प्लस M1 R2 इक्वल टू M1 R, है ना। यहाँ से R2 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो R2 कॉमन लिया तो क्या बन गया, यहाँ पे M1 प्लस M2
इक्वल टू m1r और m1 प्लस m2 को इधर भेज दो तो आपको क्या मिलेगा, r2 का वैल्यू मिलेगा m1r अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 3। यानी R1 और R2 की क्रमशः वैल्यू, अब R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 R1 अपॉन M2। तो क्या करेंगे कि R1 और R2 की क्रमशः वैल्यू समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, जिससे आपको R2 ये प्राप्त हो जाएगा और R1 का वैल्यू M2R ओवर M1 प्लस M2। चाहे तो आप ये खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक R1 और R2 को मैंने R के रूप में क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। अब अगर मेरे को कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान आघूर्ण विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट एक्सिस, ये वाला आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस है। इसके सापेक्ष यदि मैं देखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या आएगा, I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर, m1r1 स्क्वायर। अपन जानते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, m1r1 स्क्वायर, इससे इसकी दूरी कितनी है r1 मास m1, तो I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस यहाँ से m2 दूरी कितनी है r2, कितना हो जाएगा m2r2 स्क्वायर, ठीक है। तो I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 आ गई। देखो समीकरण 3 से R2 और समीकरण 4 से R1 का मान यहाँ पे पुट कर दूं मैं। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 तथा 4 से R2 तथा R1 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू M1, R1 की वैल्यू कितनी है M2R ओवर M1 प्लस M2, और इसका क्या है होल स्क्वायर M2। R2 की वैल्यू कितनी है M1R ओवर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको I मिलेगा M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 और इधर मिलेगा R स्क्वायर। कैलकुलेट करके देख लेना, आपको यही क्वांटिटी मिलेगी। देखो M1 M2 M1 प्लस M2, इसका स्क्वायर करोगे ये मिलेगा, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन लोगे M1 प्लस M2 का स्क्वायर मिलेगा, ये M1 प्लस M2 वगैरह वगैरह करके ये आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 क्या है, ये होता है म्यू। इसको क्या बोलते हैं अपन, म्यू या रिड्यूस मास, या हिंदी में बोले तो समानित द्रव्यमान। जब ये गुणन करते हैं तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग ना लेकर अपन एक लेते हैं, जो कि एक्चुअल द्रव्यमान से क्या होता है, दोनों के से कम प्राप्त होता है। म्यू इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2। लाइक आपने पैरेलल सीरीज में अगर वो लगाए हुए हैं, रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, टाइप ऑफ उसी तरह से क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो म्यू इक्वल टू I का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा म्यू R स्क्वायर। तो अगर एक घूर्णन कर रहा है तो जो उसका द्विपरमाणविक अणु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, I इक्वल टू म्यू R स्क्वायर के इक्वल आपका उसका द्रव्यमान आघूर्ण या जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। तो यदि आपका द्रव्यमान आघूर्ण, ये रिजिड रोटर एक स्वतंत्र अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहा है ऐसे, ठीक है, घूर्णन कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी,
ई आर इक्वल टू कितनी होती है? ई आर इक्वल टू होगी इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जे इक्वल टू होता है आपका आई ओमेगा। आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है जैसे आपको होता है ना ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये लीनियर मोशन में है, ये रोटेशनल मोशन में है, तो आई ई आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है जहाँ जे क्या है आपका कोणीय संवेग, तो ई आर क्या हो जाएगा आपका जे स्क्वायर अपॉन 2 इसके रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ याद रखना, अपने को क्या करना है, अगला जो डेरिवेशन है इसी में वो अपन इसमें को यूज में लेंगे, ठीक है। अगला है दृढ़ घूर्णी के आइगेन मान तथा आइगेन फलन। तो देखिए उसको क्या कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से क्या हो गया, ई आर इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2i। वैसे बता रहा था मैं आपको कि अब जो आपका टॉपिक है वो है रिजिड रोटेटर के आइगेन वैल्यू और आइगेन फलन। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन याद करो, कोणीय अवकल समीकरण कैलकुलेट की थी गोलीय निर्देशांकों के रूप में, बस वही है आपका इसमें। तो दृढ़ घूर्णी के आइगेन फलन व आइगेन मान क्या हो जाएंगे, ई आर का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा बस, आइगेन फलन यानी साई के रूप में, ज़्यादा घबराने की अपने को ज़रूरत नहीं। तो अपन जानते हैं किसमें, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। सबसे पहले तो अपन एनर्जी को लिख लेते हैं। तो कार्तीय निर्देशांकों में क्या है, कार्तीय निर्देशांकों में काइनेटिक एनर्जी टी क्या होती है, टी इक्वल टू हाफ एम डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर। यानी कि ऐसी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर होगा, वी वाई स्क्वायर होगा, वी जेड स्क्वायर होगा, एक्स वाई जेड में कंपोनेंट। तो टी इक्वल टू हाफ एम डी एक्स वाई ओवर डी एक्स टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड ओवर डी टी का होल स्क्वायर। इसी को यदि मैं किसके रूप में लिख दूं, गोलीय निर्देशांकों के रूप में। किसके रूप में, गोलीय निर्देशांकों के रूप में। ये है एक्स वाई जेड के रूप में, और यहाँ पे आ जाएगा आर थीटा और फाई के रूप। तो ये कैसे होगा कैलकुलेट, टी इक्वल टू हाफ एम, आप जानते हो x का वैल्यू क्या रहता है, आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहीं से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और ये कैलकुलेट करने के बाद इस t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ एम डी आर ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी किसके रूप में, गोलीय निर्देशांकों में। डिफ्रेंशिएट कर लेना टी के रिस्पेक्ट में, आर का थीटा का फाई का, वाई के में आर का थीटा का फाई का, जेड का आर का थीटा का, फिर तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, आपको ये वाला क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या है, चूंकि आर क्या है आपका कांस्टेंट है, चूंकि आर क्या लिया है मैंने, कांस्टेंट लिया है, आर कांस्टेंट लिया है, तो डी आर ओवर डी टी क्या बन जाएगा आपका 0, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से t क्या बन जाएगा, हाफ m, ये वाला कितना हो गया 0, और r कांस्टेंट है, तो ये वाला और ये वाला बाहर आ गया, क्या बन जाएगा हाफ m r स्क्वायर। सिंगल पार्टिकल के लिए ले रहा हूँ मैं अभी, तो डी थीटा और डी टी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर। अब
ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए है, तो फॉर रिजिड रोटेटर क्या हो जाएगा, फॉर रिजिड रोटर m की जगह क्या आ जाएगा आपका i, m की जगह क्या आ जाएगा आपका i आ जाएगा। और अगर ये सिंगल पार्टिकल के लिए है तो कंप्लीट के लिए क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2, m1 कण की काइनेटिक एनर्जी, m2 कण की काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है वो हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर। तो देखो ये सिंगल पार्टिकल के लिए है, ये कंबाइंड रूप में T1 प्लस T2 इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं I, और I क्या है आपका म्यू आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका जो T है वो हाफ म्यू आर स्क्वायर और डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं कुल ऊर्जा की बात करूं, दृढ़ घूर्णी की कुल ऊर्जा, तो वो किसके रूप में प्राप्त होगी, T प्लस वी के रूप में। किसके रूप में प्राप्त होगी, T प्लस वी के रूप में। V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और T क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि जो घूर्णन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, वो स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष क्या हो रहा है आपका घूर्णन हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई V इक्वल टू, या कह सकते हैं जो रिजिड रोटेटर है वो क्या है आपका एक इंडिपेंडेंट रिजिड रोटेटर है। तो अपन ने याद करो एक आपका मुक्त पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो रिजिड रोटेटर जो इंडिपेंडेंट है उसके लिए भी क्या हो जाएगी V इक्वल टू 0, तो E कितना बन जाएगा आपका T के बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो E क्या है आपका T के इक्वल है और ER क्या है आपका ये, जहां I क्या है आपका म्यू आर स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से आप ये तो केवल एनर्जी लिखी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आइगेन फलन और आइगेन मान कैलकुलेट करने हैं, तो वो कैसे होंगे, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। याद है ना, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन से अपन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उससे क्या आएगा आपका साई आर थीटा फाई का वैल्यू आएगा गोलीय निर्देशांकों में। लेकिन क्या किया है अपन ने, आर को तो कांस्टेंट माना है और आर इक्वल टू 1 मान लो, एम इक्वल टू क्या है आपका आई है, ठीक है, और आर इक्वल टू 1 है, तो साई किस में चेंज हो जाएगा आपका, साई चेंज हो जाएगा आपका थीटा फाई के रूप में, ठीक है। उससे पहले फ्रॉम श्रोडिंगर समीकरण इन द टर्म्स ऑफ साई आर थीटा फाई, ये वाले इक्वेशन याद रखना आगे काम आएगी। तो साई आर थीटा फाई के रूप में क्या बन जाएगी श्रोडिंगर समीकरण, यानी गोलीय निर्देशांकों के रूप में श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी, 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, याद है ना, 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 ओवर डेल फाई 2। किस पे अप्लाई हो रहा है, साई आर थीटा फाई पे, प्लस अभी भूलना नहीं है 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई आर थीटा फाई इक्वल टू 0। अगर ये आपको याद है तो आपने यूनिट 3, 4 वगैरह वगैरह अच्छे से पढ़ी है, अन्यथा सब कुछ गोल है, आपके पढ़ने का मामला फिर थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी कोई ना, पढ़ लोगे बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो, ठीक है। तो ये चीज़ थी अपनी, काफ़ी बड़ी चीज़ है, याद रहना संभव भी नहीं है हर बार, तो एक बार इसको आप प्रैक्टिस कर लेना और ये आपको याद में हो जाएगा।
अब क्या लिया है, फोर इंडिपेंडेंट पार्टिकल, इंडिपेंडेंट रिजिड रोटेटर। क्या होगा, m इक्वल टू आई है, r इक्वल टू 1 है यानी कि कांस्टेंट है मान लिया है, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और E क्या बन जाएगा आपका ER, रोटेशनल एनर्जी लेवल आ जाएगी, रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी। और साई आर थीटा फाई किस में चेंज हो जाएगा आपका साई थीटा फाई। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी अब आपकी, देखो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल गया, क्या होगा ये वाला पार्ट तो आपका बिल्कुल चला जाएगा, क्या बचेगा, ये तो कांस्टेंट है तो डेल ओवर डेल आर करोगे 0, ये r इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी r इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। याद आई ये कोणीय अवकल समीकरण सी, कुछ हरकत सी इसमें, साई थीटा फाई प्लस 2m ER या 2I ER ओवर h कट स्क्वायर, आई m को बोला था मैंने I के रूप में, तो 2I ER ओवर h कट स्क्वायर साई थीटा फाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक याद है अब आपको। अब इससे आगे को अपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या है, साई थीटा फाई को क्या लिखते थे अपन, एच थीटा फाई फाई, याद है ना। तो क्या होगा, ये आएगा, तो इसको देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो यहाँ पे एच थीटा फाई फाई, थीटा और फाई इंडिपेंडेंट है, तो थीटा के सापेक्ष थीटा फाई कांस्टेंट, फाई के सापेक्ष थीटा कांस्टेंट। कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आप फाई फाई ओवर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ कैसे आएगा ये, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो डेल एच ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन एच साइन स्क्वायर थीटा डेल टू फाई फाई ओवर डेल फाई टू, और ये वाला तो आपका है ये। अब देखो ये मेरे को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बनानी है थीटा और फाई के रूप में, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई विद किससे करना है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर एच थीटा फाई फाई से। सब कुछ बता चुके हैं अब आपको। तो ये वाला जो बनेगा आपका क्या बनेगा, साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन फाई डेल टू फाई ओवर डेल फाई टू, और यहाँ मिल जाएगा आपको 2I ER ओवर एच कट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार की क्या मिलेगी आपको, क्वांटिटी मिलेगी। तो ये देखना, ये आपके प्रॉपर एक समीकरण है जहाँ 1 अपॉन फाई फाई को डेल टू फाई ओवर डेल फाई टू को एक नाम दे दो क्वांटिटी माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पे जो इसको लिखोगे आप, तो इसको कैसे लिखोगे, साइन थीटा माना ये, अतः साइन थीटा एच डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच ओवर डेल थीटा क्या बन जाएगा, ये इसको क्या बोल दिया मैंने, माइनस एम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस
एम स्क्वायर प्लस 2i ER ओवर एच कट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी आ जाएगी। अब आपसे बोलोगे यहाँ प्लस क्यों ले लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे अजम्पशन ले रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी जो है केवल प्लस के रूप में आएगी, और इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप जानते हो कैसे करते हैं। फाई का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 1/√2 पाई e की पावर आयोटा m फाई। और इसको कैसे लिखेंगे अपन, याद कीजिए, डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा, ऐसे 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा। इसको डायरेक्ट कराने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं कोणीय अवकल समीकरण आपको बता चुका हूँ। 2i ER ओवर एच कट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा h इक्वल टू 0। तो ये एक आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका एक, यहाँ मान लो कि 2i ER ओवर एच कट स्क्वायर कितना है, बीटा है, तो इसको लिख दियो यहाँ पे बीटा। तो ये एक आपका क्या है, एक एसोसिएटिव लेजेंड्रे इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है। ये एसोसिएटिव लेजेंड्रे इक्वेशन याद करो ये वाला। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है एच थीटा इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू PJM इंटू कॉस थीटा, जहाँ कांस्टेंट क्या है आपका NLM। याद है ना, सब कुछ याद रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब इसके क्या है, अपन जानते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है, फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड होता है। तो इसका जो एनर्जी लेवल है या आइगन वैल्यू है वो भी क्या आएंगे, परिमित आएंगे। यानी कि 2i ER ओवर एच कट स्क्वायर इक्वल टू जो बीटा है वो कितना आएगा, j इंटू J प्लस 1, वेयर J इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 वगैरह। J क्या है यहाँ पे, रोटेशनल घूर्णन क्वांटम संख्या। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन आप कर लोगे। m इक्वल टू प्लस ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, वो सॉल्यूशन आ जाएगा और नोट्स में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, एक रोटेशनल का वैल्यू है। तो ER यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ER होगा एच कट स्क्वायर ओवर 2i J इंटू J प्लस 1। तो ये क्या है आपका, ये है घूर्णी ऊर्जा अवस्था या स्तर, और कह सकते हैं आइगेन मान। और इसको जब कैलकुलेट करोगे और इसको करोगे, दोनों को मिला के लिखोगे, तो क्या मिलेगा आपको, आइगेन फलन का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बुक में भी आपके दिया गया है। ये क्या है, आपके आइगेन मान है। ठीक है, तो ये आई होप आप समझ गए होंगे, क्वांटाइज है वगैरह वगैरह। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।